हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा निकाले गए फिजिक्स के मॉडल सेट 3 को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुल 35 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 1 आवर 30 मिनट्स अलॉटेड होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। हर एक प्रश्न के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following properties is not satisfied by an electric charge? तो इलेक्ट्रिक चार्ज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, तो फर्स्ट को ये फॉलो करता है। सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसमें कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE हम लोग देखते हैं, तो इसको भी ये फॉलो करता है। और टू टाइप्स ऑफ चार्ज जैसा कि आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसको भी ये फॉलो करता है। तो किसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है? तो सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स को ये फॉलो नहीं करता है। ऑल्सो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्लोज्ड लूप, तो ये सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ये सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल? तो जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स numbers of electrons can be determined by Q is equal Q divided by E. तो फर्स्ट में टोटल Q is 5.8, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप n का वैल्यू फाइंड करेंगे देन इट विल बी Q के जगह पर आपको पुट करना होगा 5.8 into 10 to the power minus 18 divided by charge of electron. As you know, its magnitude is 1.6 into 10 to the power minus 19 किलो। आपको इसे सॉल्व करना है। अगर ये इंटीजर आ जाए, जैसे 1 2 3 कोई इंटीग्रल नंबर आ जाए, मीन्स दिस n इज पॉसिबल, बट इसे आपको सॉल्व करना है और आप को मे बी आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और मुझे उम्मीद है कि आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट इंटीजर। इसी तरह से जब B को आप सॉल्व करेंगे तो B में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकलेगा 3.2 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 और 3.2 ये कैंसिल होके 2 आ गया और 10 टू द पावर माइनस 19 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर प्लस 19 होगा। प्लस 19 और माइनस 18 मिल करके 10 टू द पावर 1 बचेगा। सो इट इज 20। तो इसे आप सॉल्व कर रहे हैं, यू विल गेट 20 और ऑफ कोर्स 20 क्या है? तो ये इंटीजर है और जैसा कि आपको पता है कि इस फॉर्मूला में n का इंटीजर होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चार्ज बॉडी में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पर B में आपको इंटीजर मिलेगा, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल है। इसी तरह से आपको C के लिए भी सॉल्व करना है, मीन्स इस टोटल चार्ज को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है और यहाँ पर भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर 8.6 into 10 to power minus 19 को भी सॉल्व करें, को डिवाइड जब आप करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। तो केस A, केस C और केस D में चूंकि आपको इंटीजर नहीं मिल रहा है, बट इन केस ऑफ D जब आप नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं इन 3.2 into 10 to the power minus 18 कूलम में, तो आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज इंटीजर।
तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम, तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू है 1 नैनो, नैनो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -9, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो q डिवाइडेड बाय e से निकालेंगे। q का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -90, तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर सॉरी q का वैल्यू है 10 टू द पावर -9 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आपको इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 1.6 और 10 टू द पावर -9, और जब 10 टू द पावर -19 इसे आप ऊपर ले जाएंगे देन इट विल बी 10 टू द पावर +10, जो कि सॉल्व होकर के इस टर्म को सॉल्व जब आप करेंगे देन इट विल बिकम सॉरी 10 टू द पावर -19। जब -19 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +90। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10, और इसे आपको सॉल्व करना है। इट कैन बी रिटन एज 10, आप इसे 100 1.6, इस पॉइंट को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो फिर से ऊपर में एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 16, और इसे आपको सॉल्व करना है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 8, सॉरी 10 टू द पावर 9। तो 10 टू द पावर 11 था, इसमें 10 टू द पावर 9, और ये 10 टू द पावर हमारा 2 हो गया, 9 + 2 11। तो इसे आप 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। और जब आप 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको डिवाइड करना है। होप यू विल गेट 6.25 और 10 टू द पावर 9। तो इट कंटेन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 ये हमें ऑप्शन में नहीं दिख पा रहा है। तो स्टिल एक बार आप फिर से कैलकुलेशन चेक करेंगे, और ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इट मे पॉसिबल कि क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो यहाँ पर निकालने का प्रोसेस यही है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप 1 नैनो कूलम रखेंगे। 1 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम रखेंगे, और इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका n का वैल्यू क्या है। होप कि आपका आंसर होगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 9। सो इट कंटेन्स 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, मे बी टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिख रहा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर एडेड इन सीरीज। तो तीनों कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो और सीरीज के केस में जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर तीनों का वैल्यू C है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों के जगह पर C लिखा है। सो आफ्टर सॉल्विंग यू कैन से कि ये 1/C 1/C प्लस 1/C ये मिलके हो जाएगा 3/C,
और जब आप इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे देन C इक्विवेलेंट विल बी C/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर डिक्रीज हो गया, 1/3 हो गया। सो कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर उसका वैल्यू डिक्रीज होता है और यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज C/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए या म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए, दोनों केस में उसका यूनिट सेम होता है, दैट इज हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और दोनों का यूनिट होता है हेनरी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ जूल, जूल हम लोग वर्क या एनर्जी के यूनिट के लिए यूज करते हैं, कूलॉम हम लोग चार्ज के यूनिट के लिए यूज करते हैं और वेबर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा हेनरी, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये स्टेटमेंट है लेंजेस रूल का। सो दिस लॉ इज नेम्ड एज लेंजेस रूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जैसा कि आप जानते हैं ये B इक्वल टू IR होता है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स में दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम लोग समेशन ऑफ करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट को जीरो करते हैं और सेकेंड में हम लोग एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप को जीरो करते हैं। और फैराडेज में भी दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। और सेकेंड लॉ में बताता है जो EMF का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, जिसे कि हम लोग E इक्वल टू माइनस dN dφ/dt के फॉर्म में जानते हैं। दिस वन इज द फैराडेज सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉर लेंजेस रूल, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेसेस। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेसेस ले लिया दैट इंक्लोजेस 3 चार्जेस। चार्ज इसके अंदर है Q1, Q2 एंड Q3 और आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स जैसा कि गॉस थ्योरम में आप जानते हैं दिस इज टोटल Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इप्सिलॉन क्या होगा, तो सॉरी Q इनक्लोज्ड क्या होगा, तो ये टोटल इनक्लोज्ड चार्ज होगा दैट इज Q1, Q2 और Q3। इसको हम लोग एल्जेब्रिकली सम करेंगे। तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीनों को आपको ऐड करना है। तो Q1 का वैल्यू है -14 नैनो कूलॉम प्लस Q2 का वैल्यू है 78.85 नैनो कूलॉम प्लस Q3 का वैल्यू है नेगेटिव, तो ये है -56 नैनो कूलॉम। तो नैनो के लिए हम तीनों का नैनो कॉमन लेकर के 10⁻⁻9 लिख दे रहे हैं और इसे हमें इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको जनरली क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस इप्सिलॉन नॉट से इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले हमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -14 और -56 दोनों को एल्जेब्रिकली ये ऐड होगा, तो -14 एंड -56 दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट -70 और -70 और +78 ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो न्यूमरेटर्स में आपको मिलेगा 8.85 और ऊपर में नैनो है दैट इज 10⁻⁻19 और इप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू आपको याद रखना है दैट इज 8.85
इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर 8.85 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻12 ऊपर जाकर के हो जाएगा 10⁻9, इसमें +12 ऐड हो जाएगा, यू विल गेट 10⁻3। तो यहाँ पर जो फाई का वैल्यू होगा, ऑफकोर्स उसका यूनिट, फ्लक्स का यूनिट होता है, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एम स्क्वायर है और ये कूलॉम पर कूलॉम। तो ये 10⁻3 होगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को जनरली 10⁻3 के रूप में लिखा गया, बट ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक ये 103 आपको दिख रहा है। तो ये ऑप्शन ए को अगर हम लोग 10⁻3 के रूप में कंसीडर करें, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 103 नहीं है, इट इज 10⁻3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10⁻3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर है और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बोथ विल रिपेल ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट के रूप में हम लोग टेस्ला का यूज करते हैं, एंड ऑल्सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के रूप में हम लोग टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। सो दिस वन इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे कि हम लोग सिग्मा के रूप में जानते हैं। तो सिल्वर इज हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें जितना है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, तो सबसे अच्छा कंडक्टर इसमें सिल्वर है। दैट्स व्हाई इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको कि सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सो सिल्वर, करेक्ट ऑप्शन इज सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस विल बी। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर Q चार्ज पर F न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो यूनिट चार्ज पर F बाई Q फोर्स लगेगा। सो F का वैल्यू होगा Q टाइम्स E, Q टाइम्स E। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फोर्स एक्सपीरियंस, तो सो इट विल बी Q टाइम्स E। करेक्ट ऑप्शन इज बी, Q टाइम्स E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 12। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंच ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पर कंडीशन है कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू स्क्वायर प्लेट्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। पहला पर है प्लस सिग्मा, दूसरे पर है माइनस सिग्मा। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। 14। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C। तो एयर कैपेसिटर के केस में उसका कैपेसिटेंस है C। जब इसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 5, तो जो नया कैपेसिटेंस हमें मिलेगा C डैश, उसका वैल्यू 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। देन न्यू कैपेसिटेंस विल बी हाई C। क्यों? क्योंकि जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है उसके कारण उसका कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस विल बी 5 टाइम्स। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंक्रीमेंट,
तो इंक्रीमेंट बोलेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो सी डैश का वैल्यू है 5c और इनिशियल वैल्यू था c, सो इंक्रीज कितना हुआ, तो 4c का इंक्रीमेंट हुआ। और आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। तो डेल्टा सी का वैल्यू, दिस वन इज द डेल्टा सी इज सी डैश माइनस सी, दैट इज 4c। तो डेल्टा सी के जगह पर आप लिखेंगे 4c, उसे c से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन करेक्ट आंसर विल बी 400%। सो इंक्रीमेंट इज 400%। और यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख पा रहा है, सो करेक्ट आंसर इज 400%। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय। तो फैराडेज के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इक्वल होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर n क्या है, n इज द नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ ए कॉइल। तो यहाँ पर जो हमारा कॉइल है, कॉइल कंटेंट्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग n को 1 लेंगे, दैट इज टोटल फ्लक्स। n को अगर आप इसके साथ इंक्लूड कर दें, देन इट विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ n फाई। तो n फाई इज द टोटल फ्लक्स। तो इसे हम लोग टोटल फ्लक्स की तरह कंसीडर करेंगे, या आप इसे n का वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं। मींस आपको सॉल्व करना है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई का वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करें, देन इट विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई के जगह पर हम लोग लिखेंगे 10t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। सो माइनस 10t स्क्वायर, तो 10t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t माइनस 50t का dt बाई dt 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये सॉल्व करने पर हो रहा है माइनस 20t प्लस 50। Now you have to find induced EMF at t is equal to 3 सेकेंड। तो आपको पुट करना है t का वैल्यू 3 सेकेंड। तो जब इसमें आप पुट करेंगे t का वैल्यू 3 सेकेंड, देन EMF is equal to minus 20, t का वैल्यू 3 plus 50, so it will become minus 60 plus 50 and hope you will get minus 10। तो ये हमें minus 10 volt मिलेगा। So induced EMF will be minus 10 volt। So correct option is B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। 16, द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसे कि हम लोग जंक्शन रूल के रूप में भी जानते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। सिमिलरली सेकेंड लॉ जिसे कि हम लोग सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई के रूप में जानते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और फर्स्ट लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन कॉपर इज। तो यहाँ पर देखिए कॉपर वायर चाहे थिक हो या थिन हो, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे कि हम रो के रूप में जानते हैं, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। सो इस दोनों केस में, कॉपर वायर के केस में यहाँ पर ये सेम रहने वाला है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम चीज है, इट विल नॉट चेंज। तो ये सेम होगा, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetic needle free to rotate in a vertical plane orient itself vertically in a certain place on the earth, what are the values of angle of dip at this place। तो angle of dip हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जब आप कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल से तो ये कंपास निडल क्या है, अपने आप को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है।
तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसी को हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डीप है, इस केस में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिंस मैग्नेटिक नीडल ओरिएंट्स देमसेल्फ वर्टिकली, तो इस केस में कंपास नीडल हमारा वर्टिकली अलाइन है इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल से ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे तो इस क्वेश्चन में डेल्टा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर कोई कंपास, तो ये वर्टिकली 90 डिग्री पर कब अलाइन होता है, जब आप अर्थ के पोल पर जाएंगे, तो पोल पर हमारा जो कंपास नीडल है वो वर्टिकली अलाइन होता है, तो वहां पर एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 90 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल पर। सिमिलरली इक्वेटर पर वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली अलाइन रखता है, मतलब हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं, तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। तो इस केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 डिग्री का आंसर है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये हमारा अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है और ये हमारा ज्योमेट्रिकल साउथ है। तो ये जो हमारा अर्थ मैग्नेट का काम कर रहा है, तो क्वेश्चन है कि अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है। तो ये आपको याद रखने हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो नॉर्थ पोल के नजदीक है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योमेट्रिकल साउथ के नजदीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक साउथ के तरफ रहता है। तो यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ, जहां पर मैग्नेट का नॉर्थ है एक्चुअली में वहां पर ज्योग्राफिकल साउथ है, तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल के टर्म में आंसर देना है। सो मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो यहाँ पर जो साउथ और नॉर्थ है ये एक्चुअल में ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। अगर आपसे मैग्नेटिक के टर्म से पूछता तब आपका आंसर होता मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, लेकिन ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल के रिस्पेक्ट में ये ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा। तो ये जो साउथ और नॉर्थ मेंशन है ये ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ मेंशन है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। Next, the energy stored per unit volume between the two plates of parallel plate capacitor। तो ये आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल एनर्जी को जब आप उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वैल्यू होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू द पोल। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल ऑफ कोर्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ से, जहां की हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और अंदर में नॉर्थ से साउथ के तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लाइन बनाता है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट नहीं होता है। तो ये जो होगा
वो सेम होगा, दैट इज जो वैल्यू इक्वेटर पर आपको मिलने वाला है वही वैल्यू आपको पोल पर मिलने वाला है। तो ये रेशियो जो होगा चूंकि सेम है, सो इट इज 1:1। तो यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी के लिए ये 1:1 आएगा। अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेटर पर मैक्सिमम होते हैं और वर्टिकल पर पोल पर वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप बोल सकते हैं कि 0 होते हैं। तो क्वेश्चंस पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है, तो उसका रेशियो ये थ्रू आउट सेम रहेगा। सो रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following velocity of electron determines the current through the conductor? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिसाइड करता है करंट थ्रू द कंडक्टर। ये थर्मल वेलोसिटी के कारण वो रैंडम मोशंस होता है जो कि करंट को डिसाइड नहीं करता है। इट ओनली डिसाइडेड बाय थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कॉपर एंड जर्मेनियम। तो जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर है एंड कॉपर इज द कंडक्टर। तो जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसे हम लोग कूल कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस के केस में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं RT1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर के केस में। यहाँ पर चूंकि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तब कोर्स रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, किसमें? तो कंडक्टर में। तो यहाँ पर कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर का बिहेवियर अपोजिट होता है। सो जर्मेनियम के केस में रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, दिस फिगर शोज करंट इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, द करंट I इक्वल्स टू। तो ये करंट I का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ या सिंपली कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो आप कह सकते हैं कि ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों करंट इस पॉइंट पर आ रहा है। तो आने के कारण आपका जो टोटल करंट होगा दैट विल बी 4 एम्पियर। तो इस पार्ट में 4 एम्पियर का करंट, 1 मिनट, मैं इसे इरेज कर दूं नाउ। तो ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों क्या है, इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट इस ब्रांच से है। तो एज यू नो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट, तो टोटल इनकमिंग करंट होगा 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर दैट इज 4 एम्पियर। तो आउटगोइंग करंट भी 4 एम्पियर ही होगा। तो इस ब्रांच में 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। नाउ अब इस 4 एम्पियर में 1 एम्पियर का करंट इस पार्ट में फ्लो कर रहा है, तो इस पार्ट में जो करंट होगा डेफिनेटली इट विल बी 3 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर भी हमें किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ को फॉलो करवाना है। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट है 4 एम्पियर और आउटगोइंग करंट में 1 एम्पियर। तो ऑफकोर्स जो रिमेनिंग होगा दैट मस्ट बी 3 एम्पियर, क्योंकि 3 + 1 का सम 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ब्रांच में जो करंट होगा दैट विल बी 3 एम्पियर। नाउ इस ब्रांच तक जो इनकमिंग करंट है थ्रू दिस ब्रांच एट दिस पॉइंट वो है 3 एम्पियर। इस पार्ट में 1.3 एम्पियर का करंट है। तो जो रिमेनिंग करंट होगा दैट इज 3 माइनस 1.3। तो इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर होगा होप वो होना चाहिए 1.7 एम्पियर। तो इसे आपको सॉल्व करना है and hope you will get 1.7 ampere. So correct answer will be A, 1.7 ampere. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। लेट दिस वन इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ है, तो ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो करंट कैरिंग वायर जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये है करंट का डायरेक्शन। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव इट। तो इस वायर के 1 मीटर ऊपर करंट का डायरेक्शन क्या होगा।
तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और 1 मीटर अवे इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड करेंगे तो इसके लिए आप राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इस वायर को होल्ड करना है बाय योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन के अलोंग, ये रहा करंट का डायरेक्शन, इस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा, और जो आपका कर्लिंग फिंगर होगा, तो कर्लिंग फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है वो बाहर के तरफ मिलने वाला है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर के तरफ मिलने वाला है, जो कि इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। तो ये बता रहा है कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारा आंसर होगा नॉर्थ टू साउथ। 27 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलिनॉइड। तो टोरॉइडल सोलिनॉइड क्या है? तो ये एक तरह का एंडलेस सोलिनॉइड है। इसमें हम लोग सर्कुलर रिंग पर वायर को वाउंड करते हैं। सो दिस वन इज द सर्कुलर सोलिनॉइड, जिसे कि हम लोग टोरॉइड भी कहते हैं। इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। लेट अगर आर रेडियस का आप एक सर्कुलर लूप बनाते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप के थ्रू आप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल करेंगे, तो दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, तो टोटल करंट, और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो बी का वैल्यू आता है वो आता है म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है आफ्टर डेरिवेशन। तो ये डिपेंड करता है करंट पर, नंबर्स ऑफ टर्न पर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो रेडियस से ये इंडिपेंडेंट होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ टर्न पे, क्योंकि एन जो है वो डिपेंड कर रहा है टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे ये सरकमफेरेंस पे है, सो इट विल बी 2 पाई आर। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा रेडियस से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। A charged particle moves through a magnetic field directed perpendicular to its direction of motion. Which of the following quantities of the particle will not change? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलरली, लेट अस सपोज ये परपेंडिकुलरली अगर डाउनवर्ड है, तो हमारा चार्ज पार्टिकल सपोज करिए v वेलोसिटी से अगर इसमें एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगेगा क्यू भी क्रॉस बी, और अगर थीटा इस केस में 90 डिग्री है, सो इट विल बी क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा क्यू भी बी, एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बट उसका जो स्पीड है, चूंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो स्पीड विल नेवर चेंज, बट वेलोसिटी नॉट ड्यू टू मैग्नीट्यूड बट ड्यू टू डायरेक्शन, ये वेलोसिटी चेंज करेगा। और मोमेंटम वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो चूंकि हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है सो डेफिनेटली मोमेंटम भी चेंज होगा। सो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर हमारा स्पीड चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो जो फोर्स करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज आई एल क्रॉस बी। तो ये मैक्सिमम होने के लिए हमें जरूरत है कि इसमें जो साइन थीटा है ये थीटा मैक्सिमम हो, और एज यू नो थीटा 90 डिग्री के लिए आपको साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है।
तो जब करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सो व्हाट एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड? सो करेक्ट आंसर विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन वायर्स लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरीज करंट I एम्पियर इन सेम डायरेक्शन देन दे विल। अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वायर के कारण आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर पर फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स होगा हमारा आई एल क्रॉस बी, और यहाँ पर साइन क्रॉस बी के कारण जो साइन होगा वो साइन थीटा, दैट इज साइन 90 डिग्री 1। तो आपको फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अगर आप F बाई एल फाइंड करेंगे तो ये L को इधर ले आएंगे, देन इट विल बी I, B का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे। सो दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r, वेयर r इज व्हाट? r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम लोग d यूज कर रहे हैं, तो इन प्लेस ऑफ r यू मे पुट d ऑल्सो। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई d। सो देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए, म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई d। और ये जो फोर्स होगा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जस्ट वाइस वर्सा, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाय द सेम फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने पर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, सो बोथ विल अट्रैक्ट बाय दिस वन फोर्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई टी, नीचे में d है ना कि d स्क्वायर। तो ऑप्शन में आपको d स्क्वायर भी देखने को मिलेगा जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप करेक्ट आंसर, और यहाँ पे रिपेल भी मिलेगा आपको। तो ये सेम डायरेक्शन में के कारण ये आप अट्रैक्ट में टिक लगाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। 31st, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में आप ध्यान रखेंगे कि बाहर में आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टू साउथ पोल। और अंदर में क्या होता है, ये साउथ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पे टर्मिनेट होता है। तो आपसे पूछा गया है इनसाइड अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। सो आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Current from A to B in a straight wire is increasing। इसमें जो करंट का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसे कि हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का आप यूज करेंगे तो आपको इस वायर को होल्ड करना है सच दैट थंब पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो और आपका जो कर्लिंग फिंगर होगा, तो कर्लिंग फिंगर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो बाहर के तरफ देगा, जिसे कि हम लोग इन सर्कल्ड डॉट से दिखा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यू नॉट I बाई 2 पाई r है, तो I के इंक्रीज होने से B का वैल्यू बाहर के तरफ इंक्रीज होगा। और लेंजेस रूल हमें बताता है कि इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट डेवलप होगा वो इस तरह से डेवलप होगा कि वो काउस को अपोज कर सके। तो काउस रीजन क्या है, तो रीजन है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर फोन। तो ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसे लेंजेस रूल के अकॉर्डिंग घटना होगा। तो घटने के लिए ये जो लूप है अंदर के तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और इस लूप में अगर इस लूप के कारण अगर हमें अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, जिसे कि आप राइट हैंड रूल के यूज से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा वो
क्लॉकवाइज मिलेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल, जो कि काउस को अपोज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, if numbers of turn in primary and secondary coil is increased to 2 times each, then mutual inductance। तो mutual inductance के लिए यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a, मैं फिर से लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n1 का वैल्यू भी हम लोग डबल करते रहे हैं और n2 का वैल्यू भी डबल कर दे रहे हैं, तो ये 2 into 2 4 times, so mutual inductance increases 4 times, now it will become 4 times, so correct option is A। Next 34, why the current does not rise immediately in a circuit containing inductance। तो इंडक्टेंस के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को इमीडिएटली राइज नहीं करने देता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। लास्ट क्वेश्चन 35, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट टू 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर लेट अस सपोज कि देयर आर 3 बल्ब्स, हर एक बल्ब का पावर है P, लेट इट 60 वाट, और जो वोल्टेज का रेटिंग है दैट इज 200 वोल्ट। अगर मैं बोलता हूँ फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, तो बोलेंगे आप पावर का फॉर्मूला एज यू नो इट इज V स्क्वायर बाय R, सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब विल बी V स्क्वायर बाय P। नाउ अब तीनों बल्ब को आपने आइडेंटिकल बल्ब को कनेक्ट किया है सीरीज में, तो जब आप सीरीज में तीनों बल्ब को कनेक्ट करेंगे, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं बोलूं हर एक बल्ब का अगर रेजिस्टेंस R है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो होगा 3 times R। तो इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज 3R, और इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बाय सोर्स जिसका कि वोल्टेज है सेम दैट इज 200 वोल्ट। और अगर मैं पूछता हूं पावर कंज्यूम, तो जो इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम होगा वो होगा V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। तो V स्क्वायर ये 200 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट के जगह पर आप 3R पुट कर सकते हैं, सो इट इज V स्क्वायर बाय 3R, और 3R R के जगह पर आप V स्क्वायर बाय P यूज कर सकते हैं, V स्क्वायर बाय P, ये V स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू विल गेट P बाय 3, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज 60 वाट, तो 60 वाट डिवाइडेड बाय 3 इट विल बिकम 20 वाट। तो हमारा जो पावर ड्रॉन होगा वो 20 वाट होगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो होप स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पा रहे होंगे। नाउ एग्जाम के टाइम में डेफिनेटली आपको बिग ड्रीम देखना है, जिसमें सिर्फ आपको पास करने के लिए नहीं बल्कि टॉप करने के लिए सोचना है, और इसके लिए हार्ड वर्क भी करना है। So thank you for watching and hope definitely आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और अपने कैरियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। So thank you for watching.